हेलो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा आज मैथमेटिक्स जो संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे उसी से आधारित कुछ सवाल आज हैं, इसको हम लोग हल करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से इस सवाल को हल किया जाता है और कम समय के अंदर हल किया जाता है। पहले तो मैं इसका मेथड बताऊंगा, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक और आसानी से कैसे हल किया जाता है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ चलिए और इसको हल करेंगे हम लोग। और कैसे हल करेंगे, कैसे आसान भाषा में इसको हल करेंगे और कैसे समझेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। व्युत्क्रम का मतलब आज आप लोग जान लीजिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर मैं 2 के व्युत्क्रम की बात करूं तो 1/2 हो जाएगा। x के व्युत्क्रम की बात करूं तो 1/x हो जाएगा। 2/3 के व्युत्क्रम की बात करूं तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका व्युत्क्रम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये व्युत्क्रम आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें दिया है कि 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। तो पहले हम मेथड देख लेते हैं। जैसे अगर 50 को दो भागों में बांटें अगर, तो हमें तो भाग ये पता नहीं है कि किसको कितना देना है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति को हमने x दिया तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिला, 50 माइनस x। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। कह रहा है कि दो भागों में विभाजित करें, तो दो भागों में हमने बांट दिया। उसके बाद विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। इनके व्युत्क्रमों का योग कहने का मतलब यह है कि x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x प्लस इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/50 माइनस x इज इक्वल टू, इन दोनों का योग किसके बराबर दे रहा है, 1/12 के, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे, 50 माइनस x प्लस x से कम x टोटल बाई x का गुणा 50 में करेंगे, 50x और ये माइनस x का गुणा x में करेंगे, x² इज इक्वल टू 1/12। अब ये x और x जो है बराबर है और ये प्लस माइनस में ये कट जाएगा। आपका बचेगा 50/50 x माइनस x² इज इक्वल टू 1/12, 1/12। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये तो हमारा गुणा हो गया, ये तो हमारा कट गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो किसी भी संख्या का गुणा अगर 1 में किया जाए तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो 50x माइनस x² का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा 50x माइनस x² और 12 0 12 पंजे 60। ये हमारा गुणा हो गया, ये हल हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे एक तरफ। कहने का मतलब ये है, अगर इसको हम पक्षांतर करें तो इसको हम पहले लेके आएंगे इधर, माइनस x² को अगर इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, x² प्लस x² हो जाएगा। और ये जो होगा आपका माइनस 50x और ये आपका 600 यहाँ पे ऑलरेडी है प्लस में और बराबर ये 0। अब ये आपका जो बना एक समीकरण बना, क्या बना, समीकरण बना। ये प्रोसेस बहुत लंबा जाता है मेथड से लगाने पर। अब इसको हल करने का तरीका ये होता है कि इसको हम यहाँ पे गुणा करते हैं। तो किसी भी चर राशि के साथ अगर कोई अचर राशि नहीं है तो वहाँ पे हम लोग 1 मानते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 है तो 600 का गुणा हम 1 में करेंगे, आपका हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा, 600। अब 600 का फैक्टर ऐसा लेना है, ऐसा गुणनखंड लेना है 600 का कि जिसका गुणा करने पर 600 आए और जोड़ने या घटाने पर 50 आए, है ना। जोड़ने या घटाने पर कितना है, 50 आए और फैक्टर करने पे गुणा करने पर कितना है, 600 आए। दो हमें गुणनखंड चाहिए। तो इसको हल करने के लिए क्या किया जाता है कि इसका हम एक सबसे आसान विधि होती है, इसका हम गुणनखंड करते हैं। 600 का अगर हम गुणनखंड की बात करें तो ऐसे करेंगे, 2 तिहाई 6 0 2 1 कम 2 2 पंजे 10 0 2 सत्ते 14 और 2 दहिया में 2 सत्ते 14 और आपका हो जाएगा 2 पंजे 10। अब ये कटेगा आपका 3 से 3 दूनी 6 3 पंजे 15 5 पचे 25 5 चेकम 5। ये आपका फैक्टर हो गया। तो क्या करते हैं,
इनका गुणा कर लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूं 5 पचे 25 और 5 पचे 25 अगर हम ले रहे हैं, 5 पचे 25 अगर ले रहे हैं तो इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 25 और 24 आपका क्या होता है? 50 नहीं होता, 49 होता है। अब क्या करेंगे? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, यानी इसका जो मान आया 30 आया, और ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी हमारा 30 गुणे 20 ये बराबर आपका 600 भी होता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 50 भी होता है। तो हमारा जो फैक्टर आया वो आया 30 गुणे 20 का। अब यहां पे क्या करते हैं, इसको रखते कैसे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला जो चिन्ह होता है माइनस 30x, अब माइनस में, अब ये जो 30 में 20 जो 50 में लाना है ना, तो 20 को जोड़ना है ना, तो माइनस में माइनस ही जुड़ता है ना, तो यहां क्या लिखेंगे? माइनस 20x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन, इसमें x कॉमन है, और x कॉमन जब ले लेंगे तो ये बचेगा आपका x माइनस 30। अब इसमें माइनस 20 कॉमन है और बचेगा क्या? x बचेगा, और आपका 20 दूनी 20 तिहाई 60, प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा? माइनस 20 तिहाई 60 और 0, ठीक है ना। तो इस राशि को एक तरफ और इस राशि को एक तरफ, और ये समीकरण जो है हमारा सत्य है कि असत्य है, मतलब सही है कि गलत है, कैसे चेक करते हैं? इस ब्रैकेट का मान और इस ब्रैकेट का मान, इस कोष्ठक का मान और इस कोष्ठक का मान हमारा बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आता है तो हमारा समीकरण जो हो रहा है सही हल हो रहा है, और अगर अलग अलग आ रहा है, चिन्ह का डिफरेंट हो रहा है, तो यानी समीकरण में कहीं ना कहीं गलती है। तो हमारा ये जो दोनों कोष्ठक है क्या है? बराबर है। इन दोनों को हम एक बार लिखेंगे x माइनस 30 और एक को इसको लिखेंगे x माइनस 20। तो ये x बराबर हो जाएगा आपका 30, और ये ऐसे नहीं होता, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30। इसको लेंगे x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20, यानी एक संख्या हमारी 30 हुई और एक संख्या हमारी क्या हुई? 20 हुई। तो इसका आंसर जो होगा आपका 20 और 30 हो जाएगा। तो ये तो था आपका मेथड, जो लंबा प्रोसेस चलता है आपका। अब बात आती है इसको ऑप्शन से लगाने का। इसको ऑप्शन से कैसे लगाते हैं? इसमें से किसी का भी हल अगर किया जाए, इसी को क्या करेंगे कि इन्हीं का व्युत्क्रम ले लेंगे, कोई भी एक संख्या पकड़ेंगे, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ेंगे, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। तो व्युत्क्रम, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करें? इनका क्या करेंगे? दोनों को, मान लीजिए आप अगर पहला ऑप्शन पकड़ रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? 28 और 22, 28 और 22 चाहिए ना, तो 28 और 22 को तुरंत जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 50, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए क्या? नीचे, यानी 28 गुणे 22। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा 1/12 आना चाहिए। इसको हल करने पर अगर हमारा 1/12 आता है तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 जो है, ए जो है सही है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो होगा आपका गुणा, ये जो होगा आपका 25 बार में ये कटेगा और 14 बार में ये कटेगा, ठीक है ना। अब आपका हो गया 25/14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 28 और 2 30। तो ये तो आपका 1/12 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर इसको हम काट दे 5 से ये नहीं कटेगा, दशमलव में मान जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। आपको ये भाग देना, गुणा करना आना चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी किया था। अगर हम 35 और 15 की बात करें तो 35 और 15 कितना होता है? 50, 50/15 = 75। ये इसको हम गुणा करेंगे, जैसे 35 गुणे 15 ये है, तो 50/15 बचे, यहीं पे काट लेते हैं। 5 × 50, 5 × 7 35, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 × 15, यानी 2/7 = 21। हमारा क्या आना चाहिए? 1/12, और हमारा क्या आया? 2/21 आया। तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं सही है। हमारा ऑप्शन क्या लेंगे? 20-30। तो 20-30 को हम पहले जोड़ देंगे, 20-30 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 50, और इन दोनों का गुणा, यानी 20 गुणे 30, ठीक है ना। 10 × 5 = 50 और 10 × 30, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 5 × 20, यानी 1/4 = 12, यानी 1/12 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो ये है आपका ऑप्शन से लगाने का तरीका। ऑप्शन से कैसे लगाते हैं? ऑप्शन से देखिए बहुत जल्दी लगता है, लेकिन आपका कैलकुलेशन जो है, गुणा जो है, भाग जो है, वो आपका फास्ट होना चाहिए, आपका तेज होना चाहिए, तब जाकर ये ऑप्शन से आप लगा पाएंगे, है ना, तब जाकर आप इसको लगा पाएंगे। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि आप थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस कीजिए और गुणा भाग जरा जल्दी करना सीखिए कि किस तरह से जल्दी काटा जाता है, पीटा जाता है, ठीक है ना। आगे दिया है एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। कह रहा है
कि एक संख्या का 65%, मान लिया वह संख्या क्या है, x है, x का क्या निकालेंगे 65%। तो 65% का मतलब क्या होता है, 65% का मतलब अगर देखा जाए 65% आपने पढ़ा होगा, 65/100 करेंगे ना, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 यानी 13/20, यह हम लोग लिख सकते हैं। 65% का मतलब ये होता है 13/20। अगर इसको हम 65% को हल करेंगे तो 65/100 होगा, यानी 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 0 हो जाएगा आपका। तो इसको हम लिख सकते 13/20, यानी उस संख्या का 65% हमने निकाल लिया। फिर कह रहा है उस संख्या के 4/5, उस संख्या के मतलब x के 4/5 से 21 कम है, से इसके साथ जुड़ा है, से इसके साथ जुड़ा है। तो कहने का मतलब ये है अगर से इसके साथ जुड़ा है तो ये भाग जो है आपका बड़ा होगा, ठीक है ना, ये भाग जो होगा आपका बड़ा होगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x/5 माइनस 13x/20 बराबर कितना कम है, 21 कम है। क्योंकि इसमें दिया है ना एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो हम इसको हल कर लेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो 20 चौक 80x माइनस 13×5 65x बाई 20 का गुणा 5 में करेंगे 20×5 100 इज इक्वल टू 21। अब 80x में x में से 65 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 15x बटे 100 बराबर 21। 15x इज इक्वल टू 21 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका, और ये कटेगा आपका 3×5 15 और 3×7 21 और 5 दूनी 10 0, यानी x इज इक्वल टू 700 7 दूनी 14, यानी x का मान कितना आया 140, यानी वो संख्या जो है हमारी क्या है 140, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है आंसर सही है। और इसका जो था हमारा क्या था ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे दिया है दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे दो क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे, कोई भी क्रमागत। जैसे अगर पहला अगर हम लेते हैं 5 तो अगला क्या होगा 7, विषम संख्या है। अगर हम मान लीजिए 7 लेते हैं तो अगला क्या लेंगे 9 लेंगे। और जब ये लेंगे तो ये कह रहा है कि पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, कहने का मतलब वर्गों के बीच का मतलब अंतर, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग और इन दोनों का क्या अंतर, जो अंतर आएगा वो किससे विभाजित होगा। ये पूछ रहा है कि दो क्रमागत विषम यानी दो क्रमागत विषम पूर्णांक लेंगे और उनका वर्ग करेंगे और उसके बाद उसका अंतर करेंगे, और अंतर जो है किस संख्या से विभाजित होगा। चेक कर लेते हैं। 7 का होता है 49 माइनस 9 9 81, 11 में से 9 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, तो ये किससे कटता है। अगर ऑप्शन की बात अगर की जाए 3 से कटेगा नहीं 32, 3 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32। चलो ठीक है, इत्तेफाक से बैठ गया, इत्तेफाक से बैठ गया कि 8 से कट गया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखते हैं 8 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24। ठीक है, इत्तेफाक से मैं भी मानता हूं कि ये भी बैठ गया, इत्तेफाक से ये भी बैठ गया। आगे देखते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और अगला विषम पूर्णांक अगर लेंगे तो आपका होगा 17 का स्क्वायर, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। इसका अंतर ले तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचेगा। अब याद ध्यान दीजिए, जो ये 64 है ये आपका 8 से विभाजित हो जाता है, 8 8 64। फिर से मैं मान लेता हूं कि इत्तेफाक से बैठ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस 11 के बाद आपका क्या आएगा 13 का स्क्वायर। 11 गिराई में कितना होता है 121 और माइनस 13 का स्क्वायर करता है 169, 169 जो होता है आपका 13 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर जो होता है आपका 121 होता है।
इसका अंतर लेंगे, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 6 में से 2 गया आपका 4। अब 48 तो मेरे को लगता है कि 8 से आपका विभाजित होता है, 8 छके 48। कहने का मतलब यह है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर अगर लिया जाए, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर लिया जाए तो सदैव वो 8 से विभाजित होगा। सदैव किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। और एक आप नोट्स में लिख लीजिए इस बात को, एक नोट्स में आप इस बात को लिख लीजिए कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा सदैव 8 से विभाजित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे दिया है दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो व्युत्क्रम का मतलब मैंने अभी पहले सवाल में ही बताया था, इसका मतलब होता है उल्टा। तो हमने मान लिया पहली जो संख्या है x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। तो योग कितना दे रहा है? इन संख्याओं का योग कितना दे रहा है? 12 दे रहा है। और इसी का गुणनफल कितना दे रहा है? बराबर 35 दे रहा है, यानी xy = 35। ये आपका क्या हो गया? एक बार गुणनफल हो गया, एक बार योगफल हो गया। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? इसी संख्या का व्युत्क्रम लेंगे, यानी x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y। कह रहा है व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी इसका योग क्या होगा। तो इसको हल जब करेंगे तो आपका होगा y एकम y प्लस x एकम x/x का गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy। तो कहीं ना कहीं इसका मान आपको दिया हुआ है कि x प्लस y का मान कितना है? 12, और xy का मान कितना दिया है? 35। यानी ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और है इसके बाद। ये तो अभी आपका मेथड था, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इस सवाल को हल किया जाता है। जैसे अगला सवाल दिया है, इसमें दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? सेम वही सवाल है, सेम सवाल वही है, इसको अभी मिटाएंगे नहीं, सेम सवाल वही है। दिया है दो संख्याओं का योगफल 16 है, फिर से हम वही संख्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं और एक संख्या y मान लेते हैं, और इनका योगफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16, और इनका गुणनफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 55। और इसके व्युत्क्रम का योगफल पूछ रहा है, फिर से पूछ रहा है कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू y एकम y प्लस x एकम x और बटे xy। ठीक है ना। अब y प्लस x यानी x प्लस y का मान कितना दिया है? 16, और xy का मान कितना दिया है? 55। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको इसमें? हर बार इस सवाल को हल करने पर जो संख्याओं का योग है और गुणनफल है, इनका जो संबंध बन रहा है, योग जो हो रहा है अंश में जा रहा है और गुणनफल जो आ रहा है आपका कहां पे आ रहा है? हर में आ रहा है। देखिए यहां पे योगफल कितना था? 12 था ना, और गुणनफल कितना था? 35 था। इनका बटे हो गया, भिन्न में बदल दिया गया। और यहां पे भी जो आपका योगफल था 16 था, और यहां पे जो गुणनफल था 55 था। तो यानी योगफल हमारा कहां पे आया? ऊपर आया, और जो गुणनफल आया हमारा कहां आया? नीचे आया। यानी जो गुणनफल है हर में चला गया, और जो योगफल है वो कहां पे चला गया? अंश में चला गया। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, अगर सेम सवाल अगर ऐसा देता है, बस डाटा अगर चेंज रहे, सेम सवाल यही रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक है, और ट्रिक में क्या आप फॉलो करोगे कि जो योग बटे क्या होता है? गुणनफल। योग बटे क्या होता है? गुणनफल। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मेरे को उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी, अच्छी तरह से आई होगी। ऐसा सवाल अगर देता है आपको तो इसका जो होता है सीधे सीधे क्या कर देते हैं, जो योगफल दिया होता है उसको अंश में करते हैं, और जो गुणनफल दिया होता है उसको क्या पे करते हैं? हर में करते हैं, और वही आपका आंसर और उत्तर आपका प्राप्त हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 210 है तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? तो ये बात मैंने कल भी बताई थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ऐसा देता है तो क्या करते हैं कि 7 से हम किस में भाग दे देंगे? 210 में।
तो 210 में अगर 7 से भाग देते हैं, 210 में 7 से अगर भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 तरीके का 30। और इतना ध्यान रहे ये सम पूर्णांक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सम पूर्णांक की, यानी सम संख्याएं लेंगे हम। क्या लेंगे? सम संख्याएं, क्रमिक सम संख्याएं लेंगे। तो जब हम इससे भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, चाहे 3 से भाग देते हैं, चाहे 5 से भाग देते हैं, तो ये जो हमारा जो ये मान आता है, ये आता है हमेशा मध्य का। किसका आता है? मध्य का मान आता है। किसका आता है? मध्य का, यानी बीच वाली संख्या आती है हमारी। तो हमारा जो 30 है ये हमारा मध्य में होगा। तो एक संख्या तो हमें प्राप्त हो गई 30। अब बचे हमारे पास 6 संख्याएं, तो 6 संख्याओं में 3 संख्याएं इधर लेंगे और 3 संख्याएं इसके पहले लेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 30 मध्य में है तो 3 संख्या इधर जाएंगे हम सम संख्याओं पे। तो 30 के बाद क्या आएगा? क्रमिक 32 आएगा, उसके बाद 34 आएगा, उसके बाद 36 आएगा। इसके पहले जो सम संख्या होती है 28 होती है, 28 के पहले 26 होती है, और इसके पहले क्या होता है आपका? 24। ये हमारे पास 7 क्रमिक सम संख्याएं हैं। आगे पूछा है इसमें, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 36, ये आपका आंसर। सबसे छोटा क्या है? 24, ये आपका छोटा है, ये आपका बड़ा है, बीच वाला आपका 30 है। इन दोनों का योगफल भी पूछ सकता है। इन दोनों का योगफल पूछेगा तो 60 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर पूछेगा तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 हो जाएगा। कई प्रकार से इस प्रश्न पे कई प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है। अंतर पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है, बड़ा पूछ सकता है, छोटा पूछ सकता है, उनका गुणनफल पूछ सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से आपका ये सवाल पूछ सकता है। एक ही सवाल से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो आपसे पूछ सकता है ये एग्जाम में। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे सवाल हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। आगे दिया है, एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है? दिया है एक टैंक का 1/4 भाग 1/35 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है? मान लिया हमने ये टैंक है, ये हमारा क्या है? टैंक है। इसके हम ये पानी भरा हुआ है, इसमें पानी इसमें भरा जाता है। तो अभी तो इसमें 1/4 पानी भरा है। मैंने आपसे एक बार कहा था कि जो ये 1/4 है, 1/4 का मतलब होता है 1/4, एक तिहाई का मतलब होता है 1/3, और आधा का मतलब होता है 1/2। ठीक है ना? तो ये सब मान होते हैं। तो 1/4 का मतलब ये है इस टैंक पे आधारित। मैं आपसे आज ये एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो हर का मान होता है, तो हर का जो मान होता है वो कहीं ना कहीं जिसका वो किसी भी संख्या का अगर हम 1/4 निकालते हैं, 1/4 निकालते हैं, तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए हम 100 का 1/4 निकालें, 100 का 1/4 निकालें, तो ये जो चौथाई होता है, जो हर के नीचे जो हर में होता है, ये कहीं ना कहीं हिस्सा करता है। क्या करता है? हिस्सा करता है। मैं आज आपसे एक बात मैं हमेशा कहूंगा, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक मैं ये कहूंगा कि जो हर का मान होता है वो हिस्सों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? हिस्सों को प्रदर्शित करता है। कितने हिस्से लगाने हैं उसको प्रदर्शित करता है, और उन हिस्सों में से कितना हिस्सा चाहिए हमें वो अंश का मान बताता है। उन हिस्सों में से कितना हमें चाहिए, कितना हिस्सा चाहिए, वो हमें अंश बताता है। कहने का मतलब अगर 100 का हम 4 हिस्सा करें तो 25 यानी 4 टर्म्स में आएंगे, 25 तो हमें उसका कितना हिस्सा चाहिए? मैंने क्या कहा कि अंश का जो मान होता है वो हमेशा ये दर्शाता है कि कितना हिस्सा चाहिए। तो हमें कितना हिस्सा चाहिए? एक हिस्सा, यानी 25 होगा। अगर यहां पे 2 होता तो क्या होता? हमें क्या होता? 50 होता। अगर यहां पे 3 होता तो हमारा 75 होता, यानी 4 हिस्सा करेंगे और उसका 3 हिस्सा लेंगे हम लोग। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि जो हर का मान होता है हमेशा हिस्सों को लगाता है, कितने हिस्से हमें चाहिए, कितने हिस्से हमें करने हैं उसके, और अंश का जो मान बताता है वो ये बताता है कि उन हिस्सों में से कितना हिस्सा हमको चाहिए। तो ये बात मुझे उम्मीद होगी कि आपको इस बात समझ में आएगी। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल में कहा है कि 1/4, अगर हम इसका 4 भाग करें, इस टैंक का 4 भाग करें, 1 2 3 4, तो इसमें कहा है कि 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यानी जो 4 हिस्से में से जो एक हिस्सा है, इसमें कितना लीटर पानी आता है? 35 लीटर, 135 लीटर पानी आता है। यानी इतने का जो मान है, जो इतना टैंक जो है, इतना जो धारण करता है पानी, वो 135 लीटर धारण करता है। अगर एक हिस्सा 135 लीटर पानी धारण करता है तो इसमें कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4,
तो 4 हिस्से में कितना होगा? जैसे अगर एक आम का दाम 5 रुपया तो 5 आम का दाम कितना? 25 रुपया। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर एक हिस्से में 135 लीटर आता है तो 4 हिस्से में कितना लीटर पानी आएगा? क्योंकि ये चारों हिस्से जो है बराबर बराबर है, चारों हिस्से क्या है? बराबर बराबर है। तो अगर एक हिस्से में 135 लीटर पानी आता है तो चारों हिस्सों में कितना लीटर पानी आएगा? यानी 135 इंटू 4, इसको जब हम गुणा करेंगे तो आपका होगा 540। कितना होगा? 540। यानी इस टैंक की जो कुल धारिता है, इस टैंक की जो कुल धारिता है, कुल धारिता बराबर 540 लीटर। यानी इस टैंक में जो हमारा कुल पानी आएगा वो कितना आएगा? 540 लीटर पानी आएगा। आगे कह रहा है टैंक में 180 लीटर पानी है, मतलब टैंक में कितना पानी है? 180 लीटर पानी है। तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है? टैंक का कितना भाग भरा हुआ है? हम क्या करते हैं, 540, अब हमें ये तय करना है ना कि 540 में 180 कितना है, 540 में 180 कितना हिस्सा है। तो इसमें क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे और 6 त्रिक 18 और 6 9 54, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। यानी जो 180 हमारा टैंक में कितना भाग पानी है? 1/3 भाग पानी है। कितना भाग पानी है? 1/3 भाग पानी है। यानी अगर इस टैंक का हम लोग 3 हिस्सा करें तो तीसरे हिस्से में कितना पानी है? 180 लीटर। यानी 180 लीटर अगर इसको जोड़ा जाए तो 180 कितना हो जाएगा आपका? 18 या कितना होता है? 54, यानी 540 लीटर आपका हो जाएगा। यानी 180 लीटर अगर पानी है उसमें तो यानी टैंक का कितना है? 1/3। टैंक का कितना है? 1/3 है। ये जो 180 लीटर पानी है हमारा, वो टैंक का 1/3 पानी है। और 1/3 का मतलब क्या? 3 हिस्से में से एक हिस्से का मान 180 लीटर है, तो तीनों हिस्सों का मान कितना होगा? 540 लीटर। और हमारा इसके पहले 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें एक हिस्से का मान था 135 लीटर, और चारों हिस्सों का मान अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 540 लीटर। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो हर का मान होता है हमेशा हिस्सों को बताता है, कितने हिस्से लगाने हैं उसमें, और जो अंश बताता है उतने हिस्सों में से कितने हिस्से हमें चाहिए। उतने हिस्सों में से नहीं, मतलब कितना, वो जो हिस्सा लग रहा है, जो हर हमारा हिस्सा लगा रहा है, तो जो एक हिस्से का मान आता है वो मान हमें कितनी बार चाहिए, वो अंश बताता है, वो हमें अंश बताता है। जैसे अगर 50 बटा अगर मान लो क्या नाम है 10 है, तो मैंने क्या कहा कि 50 का जो ये 50 का हम कितना हिस्सा लगाएंगे? 10 हिस्सा लगाएंगे। यानी 10 पंजे 50, यानी प्रत्येक का मान कितना आया? 5 आया। तो अब इसी 50 का हम लोग क्या निकालते हैं? 4/10 ना। 4/10 अगर हम निकालें तो हम क्या करेंगे? 50 का 10 हिस्सा करेंगे, यानी हर एक हिस्से का मान कितना आया? 5। हर एक हिस्से का मान कितना आया? 5। अब ये जो मान आया हमें कितनी बार चाहिए, वो हमें अंश बताता है। ये मान हमें कितनी बार चाहिए वो हमें अंश बताता है। तो अंश कितना बता रहा है? 4 हिस्सा चाहिए। 5 वाला का कितने टर्म्स चाहिए? 4। तो 5 चौका 20, यानी हमको कितना चाहिए? 20 चाहिए। ठीक है ना। तो हर जो होता है आपका हिस्सा लगाता है, और जो एक हिस्से का मान आता है वो हमें अंश बताता है कि वो हिस्सा जो आया वो कितनी बार हमें चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल दिया है, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या होगी। किसी संख्या का 1/9, मान लिया वह संख्या x है, इसका हम क्या करेंगे? 1/9 निकालेंगे। उसके 1/10 से, उसी संख्या के 1/10, यानी x का क्या? 1/10, x का 1/10 से 4 अधिक है। अच्छा, से इसके साथ जुड़ा ना, तो इससे 4 अधिक है कौन? 1/9। तो ये अधिक है ना, 1/9 जो है अधिक है, तो यानी बड़ा होगा, तभी तो अधिक है ना। तो ये जो है आपका ये बड़ा है और ये क्या है आपका छोटा है, और बराबर आपका कितना दे रहा है? 4। इसको हम हल करेंगे। x/9 माइनस x/10 इज इक्वल टू 4। अब 10 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 9x बाई, इनका दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 90 इज इक्वल टू 4। 10x में से 9x घटेगा तो आपका बचेगा x बराबर 90 का गुणा इस 4 में हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी x का मान जो आया हमारा आया 360। जो हमारी वो संख्या थी वो कितनी थी? 360। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अब इस प्रश्न में एक चीज जरा ध्यान दीजिए, ये तो हमारा मेथड था जो हम x मानकर लगाते हैं। अब बात, कल भी इसी प्रकार का एक सवाल था, मैंने ये कहा था कि यहां पे संख्या देखी जाती है कि वो संख्या हमारा दशमलव में बच रहा है कि पूर्णांक में बच रहा है। अगर दशमलव में बच रहा होता, अगर ये दशमलव में बच रहा होता तब हम x मान के लगाते और हल कर लेते। अगर ये पूर्णांक में है तो कहीं ना कहीं अगर उस संख्या को हमने 9 हिस्सों में बांटा होता तो 9 हिस्सों में बांटा होता अगर, तो वो पूर्णांक में आया होता, दशमलव में नहीं आया होता। और ये 10 से भाग जब देते उसी संख्या में तो 10 हिस्सों में बंटता तो वो भी पूर्णांक में आता। पूर्णांक में से पूर्णांक यानी 4 में से अगर हम 3 को घटाएं तो ये आपका बचेगा 1, 8 में से अगर 5 घटाएं तो बचेगा आपका 3, यानी पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो हमेशा पूर्णांक ही बचेगा, दशमलव में मान नहीं बचेगा। किस में नहीं बचेगा? दशमलव में। जब हम दशमलव में से किसी मान को घटाते हैं, पूर्णांक को घटाते हैं, जैसे अगर 5.5 में से अगर हम 4 घटा दें, पूर्णांक को घटा दें, तो जो मान आएगा हमारा, जो उसका सॉल्यूशन आएगा, जो उसका अंतर आएगा, वो भी हमारा क्या आएगा? दशमलव में ही आएगा। किसमें आएगा? दशमलव। देखिए जैसे ये आपका 5 में से 0 गया, 5 में से 4 गया 1, कितना बचा? 1.5, यानी जो हमारा मान आया वो भी किसमें आया? दशमलव में आया। तो यहां पे कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर उस संख्या को 9 से भाग दिया होगा तो 9वां हिस्सा जो होगा वही पूर्णांक में रहा होगा, और 10वां हिस्सा जब 10 से भाग दिया गया होगा तो 10वां हिस्सा जो होगा वही पूर्णांक में रहेगा, तभी तो उसका अंतर हमारा पूर्णांक में आया है, तभी तो उसका मान पूर्णांक में आया है। तो कहने का मतलब कि वो संख्या जो थी वो 9 से पूरी कटेगी और 10 से भी पूरा वो संख्या कटेगा, 9 से भी वो पूरा संख्या कटेगा और 10 से भी वो पूरा संख्या कटेगा। तो हम इसको ऑप्शन से लगा लेते हैं। अब 10 से अगर बात की जाए तो ये सारी संख्याएं कटेंगी, 10 से अगर ये बात की जाए तो सारी संख्याएं कटेंगी, लेकिन अब यहां पे बात किसकी आ रही है? 9 की। तो 9 से सिर्फ एक ही संख्या है 336, यही कटेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 9 चौक 36। बाकी 9 से 400 नहीं कटेगा, ना ही 440 कटेगा और ना ही 332 कटेगा, 320 कटेगा, ठीक है ना। तो 9 से ये कौन सी संख्या कटेगी? 360, बस यही आंसर हो गया आपका। तो एक तो था आपका मेथड और एक ये आपके समझ के ऊपर है कि आप क्या समझते हैं, और मैंने समझा दिया कि कैसे इसको समझते हैं। ये सारे सवाल थे, आज हम लोगों ने हल किया। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने बातें यहाँ पे बताई आपको समझ में आई होंगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अपना कैलकुलेशन ज़रा तेज कीजिए, घर पे पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए ताकि समय की बचत हम लोग कर पाएँ। सवाल समझने से मतलब जितना नहीं है, सवाल देखिए समझना भी जरूरी है, उसको कम समय में हल भी करना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन अगर हमारा निकलता है तो कहीं ना कहीं उसका जो मूल जड़ होता है वो होता है समय की बचत। समय के अंदर अगर हमने सवाल लगा लिया तो हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगर 100 सवाल आपको आते हैं तो 100 सवाल अगर आप 4 घंटे में हल करते हैं तो क्या आपका एग्जाम निकलेगा? क्योंकि हमारे पास तो एक ही घंटा है ना 100 सवालों को हल करने पे, और 1 घंटे के अंदर ही हमें कमांड बनाना पड़ेगा। तो ये कमांड कैसे बनेगा? जब आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे, जब आप घर पे सेल्फ स्टडी करोगे। कैलकुलेशन तभी फास्ट होगा जब आप घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे मन से, तब जाके आपका कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आज आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में फिर अगले टाइप के सवाल होंगे, हम लोग उसको हल करेंगे। धन्यवाद।